स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखिए इस रविवार। भ्रम में डाल सकता है बरसाती बुखार, पहचाने लक्षण, रहे संभल कर। कैसे हैं आप डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। आज हमारी चौपाल जमी है दूरदर्शन के प्रांगण में और यहां पर हमारे किसान पहुंचे हैं और एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करें और अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाएं, किसानों से आपको मिलवाएं। उससे पहले आज का जो विषय है उसके बारे में बता दें। जी हाँ, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। कैसे हमारे किसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बदलते दौर के साथ अपनी कृषि प्रणाली को बदल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन आज के दौर की एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी कृषि प्रणाली को बदलते दौर के साथ और बदलती जलवायु के अनुरूप करते रहें, तभी आप विजेता साबित होंगे। इसके कौन कौन से अंग हैं और कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं, कैसे अपने आप को इसके अनुरूप ढाल सकते हैं ताकि प्रोडक्शन में किसी तरह की कमी ना हो और उन्हें नुकसान ना हो। जो मौसम की आँख मिचौली है और जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएँ हैं उनको समझते हुए ही उसी के अनुरूप ही कैसे वो बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, यही इस मिशन का मुख्य मकसद भी है और यही हमारी कोशिश है कि अपने किसानों को समझाया जाए। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें। पहले नज़र डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। किसान आय को बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। संयुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर अधिक उत्पादकता को सतत लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ बनाने के प्रयास जारी हैं। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और मृदा नमी के संरक्षण उपायों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। मृदा उर्वरता एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन उपाय किसानों को बताए जा रहे हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर समुचित उर्वरक प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन किए जाने पर बल दिया जा रहा है। प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को पाने हेतु कुशल जल प्रबंधन तकनीकी की जानकारी किसानों को दी जा रही है। जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और उपयोग से किसानों की क्षमता बढ़ाने का सरकारी प्रयास किया जा रहा है। वर्षा सिंचित कृषि की उत्पादकता सुधारने हेतु राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जो हमारे एक्सपर्ट है अब उनसे मुलाकात आपकी करवा दें। हमारे साथ JPS डबा साहब है जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डबा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे दूसरे मेहमान हैं सुरेश कुमार यादव जी। आप सहायक कृषि अधिकारी हैं कृषि विभाग राजस्थान में। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डबा साहब, जैसे कि मैंने कार्यक्रम में बताया भी कि हमें अपने आप को बदलना होगा, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस बात को समझना होगा और उसी के अनुरूप ही अपने आप को ढालना होगा। हमारे किसान भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, वो भी इस बात को समझना चाह रहे होंगे कि कैसे अपने कृषि उत्पादन को भी बढ़ाएं, उसे कम ना होने दे और साथ ही साथ ये जो आंख मिचोली चलती है मौसम की, इसको समझते हुए इसमें आगे कैसे निकले और इसमें विजेता कैसे साबित हो। ये एक चुनौती भी है और एक तरह से उनके सामने एक अवसर भी है। डबा साहब, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो मौसम जो परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से बहुत बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिससे कृषि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है।
हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान की आमदनी बिल्कुल कम ना हो, उसका उत्पादन लगातार बढ़ता रहे और कृषि एक घाटे का विषय ना होके एक लाभ का विषय बन सके। वो तभी बन सकता है जब हम किसान को शिक्षा दें और किसान को प्रोत्साहित करें कि वो केवल फसल उत्पादन पर ना रुके। फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, इसके अलावा मशरूम उत्पादन है, इसके अलावा बी कीपिंग है। बी कीपिंग के अलावा अगर जैसे हम बात करते पोल्ट्री हो गई, पिगरी हो गई, कुछ न कुछ ऐसे सहायक धंधे जो कृषि से जुड़ सकें, जिससे किसान को लगातार आमदनी बनी रहे, उसकी आमदनी में कमी ना आए। क्योंकि किसान जो फसल से उत्पादन जो होता है वो 6 महीने उसको एक बार मिलता है, जबकि उसका खर्चा हर महीने होता है। तो उस खर्चे की आपूर्ति कैसे की जाए, इसलिए हम किसान को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी फसल प्रणाली में इस प्रकार से बदलाव करे कि उसको लगातार आमदनी मिलती रहे और उसके पास जो आदमी अवेलेबल है, जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उसको लगातार काम मिलता रहे और उसकी आमदनी इतनी हो जाए कि वो उसको किसी शहर की तरफ देखना ना पड़े कि शहर में जाकर वो जाएगा तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसको सशक्त करने के लिए हमें ज्ञान से उसको सशक्त करना पड़ता है और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई अकेले फसल उत्पादन पर ना टिक के उसमें कई सारे दूसरे भी विषय जोड़ें, जिससे कि उनकी लगातार आमदनी होती रहे और साथ साथ में जो विषय जोड़े वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके फसलों से भी लाभ हो। जैसे मगर मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो जो भी किसान मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें जितनी भी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, पर परागृत फसलें हैं, उन सब में उससे उत्पादन बढ़ जाता है बगैर किसी इनपुट को ऐड किए बगैर ही। तो ये ऐसे विषय हैं जिनमें जो आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी तरह से जितने पशुपालन के जितने भी विषय हैं वो भी किसान को अधिक आमदनी के साथ साथ में जो पशुओं का सह उत्पाद है वो हमारी खेती के लिए बहुत अच्छा खाद बन सकता है और फसलों का सह उत्पाद हमारे पशुओं के लिए अच्छा चारा बन सकता है जी। तो हम चाहते हैं किसान जो है उसकी आमदनी लगातार बढ़ती रहे, हमारा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, चाहे मर्जी कितनी भी आपदाएं हैं उनमें भी किसान जो है डटकर उनका सामना करते हुए आगे बढ़े, यही हमारी उसमें कोशिश होती है। जी बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बेमौसम बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं और डबा साहब ने कहा कि इसीलिए आप जो सिर्फ फसलों के ऊपर ही निर्भर ना करें, इसके अलावा आप पशुपालन करें, बी कीपिंग के बारे में बताया और इसके आपस में भी बहुत सारे लाभ हैं। तो इसके मुख्य और कौन कौन से अंग हैं, मुख्य कौन कौन इसके हिस्से हैं जिसको हमारे किसानों को समझना ज़रूरी है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकें। जी देखिए, किसानों के विकास के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है और इसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि समन्वित कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए ताकि अगर एक फसल में कोई किसान को कोई विपरीत जलवायु परिस्थितियों से हानि होती है तो दूसरी जो उसकी पद्धति होती है उससे किसान भाइयों को लाभ प्राप्त हो सके और उस जो हानि होती है विपरीत जलवायु परिस्थितियों से किसान भाई उसको सहन कर सकें। जैसे आपने बताया कि समन्वित खेती पद्धति में अगर बात करें तो हम फसलों उत्पादन के साथ साथ में उद्यान की जो फसलें हैं उनको भी हम ले सकते हैं और इस योजना के माध्यम से लगभग 1 हेक्टेयर वाले किसान को जिस योजना में चयन किया जाता है उसको उद्यान की फसलों के लिए पौधारोपण के लिए लगभग 25,000 अनुदान राशि सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार अगर पशुपालन कृषि आधारित पद्धति की हम बात करते हैं तो फसल उत्पादन के साथ साथ हम पशुपालन का कार्य करके भी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी इस योजना के माध्यम से प्रति हेक्टेयर किसान को अधिकतम 40,000 की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त करवाई जाती है। इसी प्रकार अगर कोई छोटी फार्मर होते हैं, किसान होते हैं जो भेड़ बकरी पालन करते हैं, उन किसान भाइयों को भी लागत का 50% या अधिकतम 25,000 रुपये की राशि इस योजना के माध्यम से प्राप्त करवाई जाती है ताकि वो किसान फसल उत्पादन के साथ साथ इन सहायक गतिविधियों का उपयोग करके और अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। बिल्कुल, तो जो सहायक गतिविधियां हैं उनका भी हमारे किसान लाभ प्राप्त कर सके, यही इसका मकसद भी है। और जैसा कि हमारे मेहमानों ने बताया कि अगर फसलों में किसी तरह का नुकसान हो भी जाता है तो किसान को उतना नुकसान ना हो कि उसके सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाए, वो जो अन्य गतिविधियां हैं उनसे अपनी कमाई बरकरार रखे और साथ ही अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी अगर इन सभी बातों का अगर वो ध्यान रखेगा। किसान हमारे साथ वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए। राष्ट्रीय सतत प्रणाली योजना के तहत
किसान भाई इस योजना को जी वो इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? जी जी देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इस योजना की जानकारी जो ग्राम पंचायत लेवल पर कृषि कार्मिक या कृषि पर्यवेक्षक होता है उससे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का जो क्राइटेरिया होता है वो लगभग एक ब्लॉक में हम 100 हेक्टेयर ज़मीन लेकर और इसमें कृषकों का चयन करते हैं। चयन उसी प्रकार से करते हैं जो प्राथमिकता जिन किसानों को दी जाती है, जो लघु सीमांत छोटे किसान होते हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। और सारी जानकारी ये ग्राम पंचायत लेवल कृषि कार्मिक या फिर जिला लेवल पर उप निदेशक कृषि कार्यालय से भी ये इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कैसे ये मिशन जो है छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, उनकी आय में कैसे ये वृद्धि कर रहा है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, गांव से हमारे किसान भी यहां पर पहुंचे हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं और विशेषज्ञों से अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डब्बा साहब, आपसे समझना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि जो छोटे किसान हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी जोत छोटी होती है, तो कितना आखिर वो फसल उत्पादन कर लेंगे, ऐसे में आमदनी उनकी कैसे बढ़ेगी, इस बात को हमारी सरकार बहुत अच्छे से समझ रही है। तो ऐसे में हमारे ये इस तरह के किसानों की बेहतरी के लिए क्या कुछ है इस मिशन में? जितने भी छोटे किसान हैं हम चाहते हैं उनको कम ज़मीन से ही उनको ज़्यादा उत्पादन कैसे मिले, ज़्यादा आमदनी कैसे हो, इसी के आधार पे हम प्रणाली को उनको सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने अगर आप बात करते किसी किसान के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन के साथ में कितनी मशरूम लगाए, साथ में कितने पशु रखे और किस तरह से कौन कौन सी बागवानी फसलें लें जिससे कि उसको उसका घर का भी काम चल जाए, उसका इतना आमदनी हो जाए कि उसको कोई दिक्कत ना है। तो हमारी कोशिश होती है जितने भी छोटे किसान हैं वो बागवानी फसलों पे ज़्यादा शिफ्ट करें, क्योंकि सब्जी से और फूलों से इनसे किसान की ज़्यादा आमदनी हो सकती है बेनिस्बत के हम जो फील्ड क्रॉप लेते हैं, गेहूँ धान या सरसों लेते हैं, उससे ज़्यादा आमदनी हो सकती है। दूसरी खास बात ये होती है कि जो फसल पैदा की है उसको हम कैसे मार्केट करें, उसकी लागत को कैसे कम करें, उसकी भी जानकारी इसमें दी जाती है कि अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो जीवाणु खादों का प्रयोग करते हुए और परंपरागत कृषि इस प्रकार से करें जिनसे उनकी लागत कम रहे। दूसरी बात होती है जैसे उन्होंने पशुपालन किया है तो पशुपालन से भी वो कैसे आमदनी ज़्यादा ले सके, उसमें भी हमारा इसमें प्रयास रहता है। और इसके साथ साथ में अगर किसान के पास सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो तो हम उसमें ऐसे भी विषय जोड़ सकते हैं जहाँ पर ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मधुमक्खी पालन है, इसमें किसान के पास ज़मीन हो या ना हो वो फिर भी 100, 200, 400 बक्से रख सकता है। और वो बक्से रखता है तो उसके खेत में तो आमदनी उसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा जो वो बक्से कहीं बाहर भी रखेगा तो दूसरे किसानों को भी उससे लाभ मिलेगा और वो लगातार उससे एक अच्छी आमदनी मिलती रहेगी। तो कोशिश ये होती है कि जो छोटी जोत है वो उसके सामने आड़े ना आए। हम ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करते हैं नर्सरी लगाए, जिससे कि वो पौधशाला तैयार करेगा तो उसकी पौध बिकेंगी तो उसको ज़्यादा आमदनी मिलेगी। कैसे समावेश हो उन सभी चीज़ों का ये हमने अभी डबा साहब से जाना और छोटे किसान कैसे लाभ ले सकते हैं ये भी समझने की कोशिश की। और छोटे किसानों के सामने चुनौती यही होती है कि जो छोटी होती है और अगर कोई विपरीत स्थिति बन गई, मौसम ने अगर धोखा दे दिया तो उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए इन विकल्पों का वो चुनाव कर सकता है। हमारे किसान को सवाल पूछना चाहते हैं, जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि छोटे किसान अगर ग्रुप बना के इस योजना का फ़ायदा लेना चाहें तो उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान है, सेम चीज़ें रहेंगी उनके लिए? देखिए, इसमें अगर किसान ग्रुप बनाकर और इस योजना के क्रियान्वयन करते हैं तो उसमें अधिक अनुदान, जो पर्टिकुलर किसान होते हैं उनसे अधिक अनुदान इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। जैसे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई
किसान उत्पादक कंपनी का निर्माण करते हैं और किसानों की ही कंपनी होती है, किसान ही उसके सदस्य होते हैं, उस कंपनी की प्रारंभिक अवस्था में इस योजना के माध्यम से भी उनको अनुदान दिया जाता है। तो इसमें किसान अगर ग्रुप बनाकर इस योजना का लाभ लेते हैं तो वो पर्टिकुलर किसानों की बजाय ज़्यादा अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि किसान ज़्यादा संगठित हो और संगठित होकर अपने कृषि उत्पाद को सीधा ना बेच के उसमें मूल्य संवर्धन करे, जिससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़े, उनकी आमदनी भी बढ़े। और जैसे कि यादव साहब ने बताया है कि इस योजना का भी उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है, तो किसानों को इसमें कई सारे किस्म के लाभ मिल सकते हैं। और सरकार का यही कोशिश है कि किसान संगठित हो, मूल्य संवर्धन करे, अच्छी तरह से बिक्री करे और साथ साथ में जो इनपुट खरीदता है उसको भी किस प्रकार से वो इकट्ठा खरीद के ज़्यादा पैसे मतलब कम पैसे खर्च करे, ये भी इसमें एक कोशिश की जाती है। कैसे लागत में कमी हो और इसके अलावा मूल्य संवर्धन आप कैसे अपने उपज का कर सकते हैं, ये भी इस मिशन का हिस्सा है। और ख़ास तौर पर वो किसान जो बागवानी से जुड़े हुए हैं, फल सब्जियां पैदा करते हैं, उनके लिए तो मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण और भी ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से हमारे किसान इसे अपना सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे चौपाल चर्चा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं और विशेषज्ञ भी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब डवा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने ब्रेक से पहले चर्चा की कि जो मूल्य संवर्धन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका मिशन का। खासतौर पर वो किसान जो कि बागवानी से जुड़े हुए हैं, फल सब्जियाँ पैदा करते हैं, और हम जानते हैं कि फल सब्जियों का सही से स्टोरेज ना होना, सही समय पर ना बिकना काफ़ी चोट पहुँचा जाता है किसानों को। तो थोड़ा इसको बताएं कि किस तरीके से इस मिशन के तहत संवर्धन किया जा सकता है, प्रसंस्करण किया जा सकता है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो फसल तो उत्पादन करते हैं, लेकिन उनके उत्पादन को सही मूल्य नहीं मिल पाता। और सही मूल्य ना मिलने के कई सारे कारण हैं। एक तो उपज एक साथ बाजार में आती है, दूसरा किसान के पास कोई विकल्प नहीं होते, और तीसरी बात आती है कि किसान के पास समय तो है लेकिन उसके पास तकनीकी उपलब्ध नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रकार के किसानों को ट्रेनिंग दी जाए कि जो उसने सब्जी को उत्पाद की है उस सब्जी में से कितनी सब्जी बाज़ार में जानी चाहिए और कितनी सब्जी वो अपने ग्रुप के माध्यम से उसको प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके उसको बाद में बिक्री कर सकता है। और न केवल सब्जी, बल्कि जैसे कि मैं कहता हूँ हमारे बहुत सारे किसान ऐसे जो गेहूँ और धान पैदा करते हैं। जो गेहूँ का भी किसान हैं, उन्होंने कोई अच्छी किस्म का गेहूँ पैदा किया है तो गेहूँ को गेहूँ ना बेच के, क्योंकि उन्होंने संगठन बना लिया है, और जब संगठित हो जाते हैं तो उससे दलिया बनाया जा सकता है, सूजी बनाई जा सकती है, मैदा बनाया जा सकता है, सेवियाँ बनाई जा सकती हैं, जवे बनाए जा सकते हैं। और ये सभी जो उत्पाद हैं ये सब गेहूं से बनते हैं। गेहूं का बाज़ार में भाव 20 रुपये किलो मिलता है, लेकिन जब ये उत्पाद बाज़ार में जाते हैं तो इनके भाव जो है वो 40 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक की होती हैं। तो किसान को इससे ज़्यादा आमदनी मिलती है। तो जो यादव साहब ने कहा था कि हम किसानों को चाहते हो संगठित होकर और इसमें एक मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। इसी तरह से जब किसान मिल के काम करता है तो दूसरे काम भी कर सकता है। जैसे कुछ सब्जी के किसान हैं, उनमें से एक दो किसान ऐसे हो सकते हैं जो केवल पौधशाला तैयार करते हैं सब किसानों के लिए और पौध की बिक्री करते हैं। दूसरे किसान उनसे पौध लेते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं और फसल उत्पादन करते हैं। तीसरे किसान ऐसे जो पैदा हो रहा है उसको कैसे मार्केट करना है, कैसे उसको ग्रेड करना है, क्योंकि जब तक हम प्राइमरी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो बाज़ार में सही भाव नहीं मिल पाता। और एक और बात आती है कि हमने सब्जी को बाज़ार में लेके कैसे जाना है। जैसे जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, अक्सर हमारे किसान भाई उसकी गठड़ी बांध लेते हैं। जब गठड़ी बांधते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, और जब पत्ते टूट जाते हैं तो लगभग 15% से लगे लगभग 30% सब्जी खराब हो जाती है। तो हम उसमें चाहते हैं कि किसानों के पास प्लास्टिक के कैरेट्स हो जिसमें वो रख के लेके जाए और बाज़ार में सब्जी को बिल्कुल जब प्रस्तुत करे
तो उसका एक तो ख़राब ना हो और उसको अच्छा भाव मिल सके। तो ये जो किसानों का संगठन के माध्यम से जो इसमें काम करना चाहेंगे उसमें उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। सर, जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को, तो बहुत सारे किसान मेरे भाई हैं जिनको ट्रेनिंग के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो उनको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त करें कि हमें ये उन्नत किस्म का ये बीज डालें और उसके बाद मार्केटिंग के लिए ये सुविधाएं बेटर हैं, इसके लिए सर मेरे को कुछ जानकारी प्राप्त। एक तो हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं। जैसे अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर में आज 2 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं और इन कृषि विज्ञान केंद्रों का सबसे जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नई से नई किस्म, नई से नई तकनीक को अपने क्षेत्र पे प्रदर्शित करें और किसानों को उसके बारे में जानकारी दें। और ये कृषि विज्ञान केंद्र राज्य सरकार के जो कृषि विभाग है उनके साथ मिलकर काम करते हैं और इसी प्रकार से जो हमारा कृषि विभाग है वो भी किसानों को नई नई फसलों की जानकारी देता है, नई नई किस्मों की जानकारी देता है, नई नई तकनीकों की जानकारी देता है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है जो किसान हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 1551। ये एक ऐसा नंबर है जिस पे आप किसी भी समय कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कई नई किस्म की जानकारी ले सकते हैं, किसी नई योजना की जानकारी ले सकते हैं और अगर कोई भी आपको दिक्कत आए कृषि के क्षेत्र में तो इसमें पूरी जानकारी मिलती है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे अपन फूलों की खेती करते हैं तो उसका टाइम कब यूज करें कि वो किसान अधिक से अधिक उत्पादन या उसको आमदनी ले सकता है? देखिए, सबसे पहले इस योजना में शुरुआत में हमने चर्चा की है कि जो बदलता जलवायु प्रवेश है उसके अनुसार ही हम फसलों का चयन करें। जैसा आपने बताया कि अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो फूलों की खेती जो आपका क्षेत्र है उसकी जो पैकेज जो प्रैक्टिस है कि आपके किस मौसम में आपको किस फूलों की फसल के बीजों का आपको रोपण करना है, नर्सरी तैयार करनी है, तो आप अपने क्षेत्र की जो कृषि विभाग की कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों के द्वारा मिलकर जो पैकेज जो प्रैक्टिस तैयार की जाती है उसके अनुसार आप इनके समय का उचित निर्धारण करके और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारे किसान का सवाल। और यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें कौन से साइंटिफिक तरीके हैं जिसे हमारे किसान अपना सकते हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आमदनी तभी बढ़ेगी जब उत्पादन अच्छा होगा और साथ ही साथ लागत में कमी आएगी। तो कौन कौन से नए तकनीक हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंटिफिक तरीके कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगर आप सिंचाई से संबंधित, जुताई से संबंधित या फिर अन्य जो कृषि कार्य होते हैं अगर उनसे जोड़कर देखा जाए तो वो कौन कौन सी विशेष बात? जी, इस योजना का हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो लगातार टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना होता है। किस प्रकार से हम कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो उससे हमारी लागत बढ़ जाती है। तो इस योजना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी लागत का लगभग 50% या लगभग 50,000 रुपये, अधिकतम 50,000 रुपये इस योजना के माध्यम से किसानों को अनुदान के रूप में दिया जाता है और वो किसान खुद के जो पशु पालते हैं उससे उत्पन्न ही गोबर का उपयोग करके अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करके और कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्रीन हाउस का निर्माण भी इस योजना के माध्यम से कर सकते हैं और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना में ऐसी बहुत सारी सहायक गतिविधियों पर किसान भाइयों को अनुदान दिया जाता है, तो वो अनुदान लेकर और कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करके और अपना उचित विकास कर सकें। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में आज हमने जाना। मेहमान हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। किसान जो है उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर रखे और भले ही आप हमें टेलीविज़न स्क्रीन से देख रहे हैं लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे, जो भी आपको समस्याएँ आ रही होंगी, उन्हें हम यहाँ पर उठाएँ और उसका समाधान आप तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और जो किसान यहाँ तक पहुँचे हैं हमारे चौपाल में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। नए चौपाल में नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए किसानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार।